हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और जिन लोगों ने आज इससे पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो डाली थी, अगर नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। अगले ट्यूसडे से आप लोगों के लिए जीएस शुरू हो रही है हमारे चैनल पर, जीएस और बाकी सब चीज़ उन्होंने डिटेल सर ने बता दी हैं, तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा तो सो दैट आपको पता चल जाए कि क्या करवाएंगे, कैसे होगा। और दूसरी चीज़, आज से आप लोगों के लिए मैंने शुरू कर दी है आपकी डिमांड पर जूनियर की सीरीज़, टारगेट जूनियर सीरीज़, जो आप मुझसे कह रहे थे, टारगेट जूनियर सीरीज़ विद ग्रामर एंड लिटरेचर क्वेश्चंस। आज छोटी सी सीरीज़ है मगर धीरे धीरे इसको मैं और इलाबरेट मतलब इसमें क्वेश्चंस जो है इसमें मिक्स कर बड़े बड़े करती रहूँ। मतलब अरे क्या कह रही हूँ यार, मैं जो है मतलब कि मेरा कहने का ये है कि आज कम क्वेश्चंस हैं, मैं इसमें और क्वेश्चंस जो हैं वो जोड़ दूंगी। कई बार ना मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही हूँ, थकान इतनी हो जाती है। अब कहती हूँ कुछ, करती हूँ कुछ। चलिए, ये टारगेट जूनियर सीरीज़ जो है वो आज से आपकी टारगेट जूनियर सीरीज़ जो है वो शुरू हो गई है। तो आज की टारगेट जूनियर सीरीज़ है सीरीज़ नंबर 1 एंड हियर वी स्टार्ट। और एलटी ग्रेड का बैच हमारा चल रहा है। जो लोग लेना चाहते हैं, इसमें डेमो लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, दे कैन कॉल अस। और इसके साथ ही हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। देखिए जी, ही फाउंड, अब मैं पहले एक बार आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। देखिए, जूनियर के जो लिटरेचर है, जूनियर का जो पेपर होना है, नोबडी नोज कि उसमें आएगा क्या। दे हैव जस्ट मेंशन्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, और इसके साथ उन्होंने ग्रामर कहा है। तो फ्रॉम वेयर दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन नोबडी नोज। तो मैंने क्या करा है कि मैं आपको एज वाइज एमसीक्यूज करवा रही हूँ। इसमें मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी लूँगी बाद में, और मेथड्स के और इसके भी जो है वो लूँगी क्वेश्चंस, और ग्रामर भी साथ के साथ आपको इसमें करवाऊँगी, जिससे कि आप लोगों को जितनी भी थोड़ी बहुत मेरे तरफ से हेल्प मिल सकती है वो हेल्प मिले। बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग जो है मुझे खुद कॉल करके और बताते हैं कि ये चैनल उनके लिए कितना बेनिफिशियल है। मुझे बड़ी खुशी होती है, अंदर से दिल ग्लैड हो जाता है। ठीक है, बड़ी गंदी इंग्लिश बोली मैंने, मगर है कि अंदर से दिल बड़ा खुश हो जाता है। और मतलब रियली जब इतने लंबे लंबे मैसेजेस लोग लिखते हैं तो वो दिल से निकली हुई आवाज़ होती है। एंड थैंक यू वेरी मच कि इतना सम्मान देने के लिए। अब बाकी जो कुड़कुड़े हैं वो कुड़ते रहे, कोई बात नहीं, मुझे तो अपना काम करना ही है। ठीक है, तो अब हो गई थोड़ी सी ओवर एक्टिंग, कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज हु एस्टिमेट्स चॉसर्स ग्रेटनेस इन दिस रिस्पेक्ट। अगर हम बात करते हैं 14th सेंचुरी की, तो 14th सेंचुरी के जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे वो थे जेफरे चॉसर। जेफरे चॉसर ने एडवर्ड थर्ड के समय थे, उसके बाद उन्होंने देखा रिचर्ड सेकेंड और हेनरी फोर्थ का भी, उसके बाद उनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी। और चॉसर ने अपने समय में 100 ईयर वॉर की शुरुआत हो गई थी, एडवर्ड थर्ड ने ही स्टार्ट करा था। इवन चौसर जो है ही वॉज वेरी मतलब ही वॉज अ हॉट फेवरेट अमंग द हाउस होल्ड ऑफ द किंग। कि जब उनको बंदी बनाया गया था चौसर को, तो उनकी रैंसम जो है वो खुद जो है वो उन्होंने पे करी थी, एडवर्ड थर्ड ने पे करी थी। तो अब चौसर के अगर हम वर्क्स के बारे में बात करें तो उन्होंने उनके जो बेहतरीन वर्क्स में आता है द कैंटरबरी टेल्स, ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा, द लेजेंड ऑफ गुड विमेन, द बुक ऑफ डचेस। तो उनके बारे में किसने कहा है कि ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। ये उनके बारे में, उनको इंग्लिश एक डायलेक्ट के तौर पे मिला था और उन्होंने उसको लैंग्वेज बनाया। तो ये किसने कहा है? दिस वॉज सेड बाय लॉविस। ये लॉविस ने कहा है चौसर के बारे में, तो दैट वॉज सेड बाय लॉविस। चलिए आगे की बात करते हैं। नाउ
The next question is, there is something common between Boccaccio's Filostretto and Chaucer's. चलिए बात करते हैं बोकाचियो के अल फिलोस्ट्रेटो प्रोस्ट्रेट इन लव, मतलब प्यार में लमलेट। ये बोकाचियो का वर्क है और ये ओटावा रिमा में लिखा हुआ है। ये भी ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा की कहानी है और इसी से प्रभावित होकर चौसर ने लिखा है ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा। ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा जो है बोकाचियो के फिलोस्ट्रेटो और चौसर के ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा दोनों में समानता है। अल फिलोस्ट्रेटो प्रोस्ट्रेट इन लव, और मतलब लैटिन से ये वर्ड लिया गया जिसका जो मीनिंग है वो यही है कि प्रोस्ट्रेट इन लव। और ये जो वर्क है ये ओटावा रिमा में लिखा गया है और इसी की कहानी से प्रभावित होकर चौसर ने लिखा है ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा। और चौसर के ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा से प्रभावित होके ये तो एक लंबी पोयम है, और चौसर के ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा से प्रभावित होकर शेक्सपियर ने लिखा है अपना प्ले ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Chaucer was called the earliest of the great moderns and was also called the morning star of the Renaissance. Who initiated these remarks? Chaucer के बारे में किसने कहा है कि earliest of all the great moderns and was all the morning star of the Renaissance? ये Chaucer के बारे में कहा है अल्बर्ट ने। आप इसको ये लग रहा होगा कि भाई मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसांस क्यों कहा गया है? क्योंकि चौसर ने जो है उन्होंने एक नई बिगनिंग जो है वो करी है। उन्होंने स्टेंजा फॉर्म्स को, भाई जैसे जो राइम रॉयल है 7 लाइन स्टेंजा, चौसेरियन स्टेंजा, उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस करा, हीरोइक कपलेट को उन्होंने यूज़ करा। तो एक नई लर्निंग को उन्होंने मतलब शुरुआत कर दी थी। माना कि इंग्लैंड में रेनेसांस लेट पहुंचा, बट ही इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस क्योंकि उनको एक मॉडर्न पोएट माना जाता है अपनी एज के हिसाब से। The pilgrims are going to visit the tomb of, ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये कैंटरबरी टेल्स का है। द कैंटरबरी टेल्स जो कि एक मैग्नम ऑपस में कहना चाहिए चौसर का, ये बोकाचियो के डिकामेरॉन से प्रभावित होकर लिखा गया है। ही वॉन्टेड टू राइट मोर देन 100 स्टोरीज, लेकिन ही कुड नॉट राइट 100 स्टोरीज, इवन ही कुड नॉट राइट इवन 50 स्टोरीज। और वो इसमें जो है जो पिलग्रिम्स हैं वो जा रहे हैं सेंट थॉमस बेकेट की श्राइन पर। थॉमस बेकेट की श्राइन पर वो जा रहे हैं और क्योंकि वो जिनको संत माना गया था, दोनों कैथोलिक चर्च के द्वारा भी और एंग्लो कम्युनियन चर्च के द्वारा भी जिनको मार्टियर माना गया था, संत माना गया था, तो वो सेंट थॉमस बेकेट की श्राइन पर अप्रैल के महीने में जा रहे हैं पिलग्रिमेज पे। In which poem did Chaucer use the heroic couplet for the first time? चौसर ने हीरोइक कपलेट यानी कि 2 लाइन का स्टेंजा उन्होंने अपनी कौन सी पोयम में फर्स्ट टाइम यूज़ करा है? तो उन्होंने अपनी पोयम में द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, जो उन्होंने ये 9 कहानियाँ हैं कि जो एल्सेस्टस के कहने पर उन्होंने लिखी है। एक ये ड्रीम विज़न है, ड्रीम पोएम है, ये ड्रीम विज़न जो है वो दिखाया गया है जिसमें 9 स्टोरीज़ हैं और ये इसमें ही इन्होंने हीरोइक कपलेट यानी कि दो लाइन्स राइमिंग टुगेदर और डेकासिलेबिक लाइन का यूज़ किया है। The first English playhouse called the theatre was founded in, थिएटर जो कि पहला प्ले हाउस था जो बेसिकली लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाया गया था, दैट वाज इन शोडिथ। ये 1576 में शोडिथ में बनाया गया था और इसमें जेम्स बर्बेज ने इसको जो है वो बनाया था, वो इसके आर्किटेक्ट भी थे और वो इसमें उनका भी हिस्सेदारी थी। तो जो ये थिएटर है फिर इसे तोड़ के इसकी टिम्बर से ग्लोब को बनाया गया था। तो द थिएटर वॉज फाउंडेड इन 1576, ये पहला थिएटर था जब दैट वॉज मेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट। And now the next question is, when were theaters closed in England? थिएटर्स को इंग्लैंड में कब बंद किया गया था? थिएटर्स को इंग्लैंड में बंद किया गया था 1642 में।
1642 में बंद करने का रीज़न था सिविल वॉर शुरू हो गया था। जो पार्लियामेंटेरियंस थे, राउंड हेड्स थे, दे वर अगेंस्ट मोनार्की, यानी कि चार्ल्स सेकंड के अगेंस्ट थे। और उन्होंने सबसे पहले जब सिविल वॉर में ओवर पावर किया था, थिएटर्स को करा था, बिकॉज दे थॉट कि ये सोसाइटी को पोल्यूट करते हैं। और थिएटर्स दोबारा से जब खुले थे, चार्ल्स वन के समय में थिएटर्स बंद हुए थे, और थिएटर्स दोबारा जब खुले थे तो चार्ल्स सेकंड यानी कि मोनार्की रीस्टोर होने पे रेस्टोरेशन एज में 1660 में थिएटर्स खुले। चार्ल्स फर्स्ट के समय थिएटर्स बंद हुए थे, उन्हीं के समय ये सिविल वॉर हुआ था, और चार्ल्स सेकंड के आने पर थिएटर्स दोबारा से 1660 में खुल गए थे। And now the next question is, when did the Great Fire of London take place? Great Fire of London take place in 1666। अगर आपको याद हो, इससे पहले मैंने एक बार ये क्वेश्चन भी कराया था कि ड्राइडन ने अपनी पोयम में ग्रेट फायर ऑफ लंदन का जो है वो वर्णन भी किया है। 1665 में मेंशन है एक ग्रेट प्लेग। कहते हैं कि जब लंदन में फायर जो है वो भयंकर आग लगी तो प्लेग के कीटाणु उसमें जल गए, और ये 1666 का ईयर जो है एनस मिराबिलिस जो दिया गया है उसमें बताया गया था ईयर ऑफ वंडर। तो 1666 में लंदन में आग लगी थी, बहुत भयंकर आग जो है वो लगी थी। Which is the first book in English in poetic prose? इंग्लिश में पोइटिक प्रोज में जो पहली बुक है दैट इज मोटेड आर्थर बाय टॉमस मेलोरी, जिसमें उन्होंने किंग आर्थर, गिनेवर और उनके जो एक्सकेलिबर, उनकी जो सोर्ड है उसके बारे में बताया है। किंग आर्थर के लेजेंड्स की कहानी जो बताई गई है वो किस में है? मोटेड आर्थर में। मोटेड आर्थर का मतलब भी होता है मार्टियर्ड आर्थर। Now the next question is, John Gower's Vox Clementis and Confessio Amentis। Confessio Amentis, ये बीच में जॉन आ गया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। Confessio Amentis are written in Vox Clementis। ये जो वर्क लिखा गया था इसमें उन्होंने पीजेंट्स रिवोल्ट के बारे में बताया है, और ये जो वर्क है ये काफ़ी लंबा वर्क है। इसमें इन्होंने 1381 के पीजेंट्स रिवोल्ट के बारे में बताया है, यानी कि उसको गलत ठहराया है, और इसको लिखा है उन्होंने लैटिन में। और जो कन्फेशियो एमेंटिस है दैट इज़ रिटन इन इंग्लिश। कन्फेशन ऑफ अ लवर ये लिखी है उन्होंने इंग्लिश में। जॉन गॉवर ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ चॉसर। मॉरल गॉवर कहकर भी चॉसर ने इन्हें जो है वो पुकारा है। इनको जो मतलब उपाधि दी थी चॉसर ने, मॉरल गॉवर। हु इज़ द ऑथर ऑफ पियर्स द प्लोमैन? पियर्स द प्लोमैन जो लिखी है वो लिखी है लैंगलैंड ने, ये भी कंटेम्प्रेरी है। पियर्स द प्लोमैन जो है वो लैंगलैंड के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी अभी इसके बारे में आगे बताऊंगी। लैंगलैंड पियर्स द प्लोमैन इज अ सटायर ऑन। एक्चुअली जिस सेंचुरी में ये लिखी गई है उस सेंचुरी में सबसे ज़्यादा जो करप्शन था दैट वाज इन द चर्चेस, और इन्होंने पियर्स द प्लोमैन ने यही दिखाया है कि एलिगरी के माध्यम से कि सबसे ज़्यादा करप्शन चर्च में है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द ट्रुथ। तो ये है लैंगलैंड का पियर्स द प्लोमैन में ये जो सटायर है ऑन क्लर्जी। The well of English undefiled means Chaucer's। well of English undefiled जो चौसर के लिए यूज़ किया गया है, इसका मतलब है ये जो पूरा एक जो फ्रेज़ है ये यूज़ किया गया है चौसर के लिए। इसका मतलब है कि उन्होंने इंग्लिश में अनावश्यक विदेशी भाषाओं का प्रयोग नहीं किया। अवॉइडेंस ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस, दैट इज़ नोन एज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। Which poem celebrates the betrothal of Richard II and Anne of Bohemia? कौन सी पोएम में जो रोका सेरेमनी जो है यानी कि एंगेजमेंट जो दिखाई गई है रिचर्ड सेकेंड, क्योंकि मैंने आपको बताया था चौसर एडवर्ड थर्ड के समय में तो चौसर वॉज क्वाइट यंग, और ये जो रिचर्ड सेकेंड की मैरिज को, उनके एंगेजमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए लिखा गया है द पार्लियामेंट ऑफ Fowls, the Parliament of Fowls।
The Shepherd's Calendar, a series of 12 pastoral poems, is written by. The Shepherd's Calendar is written by Spencer, the poet जिनको टाइटल में दिया गया है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। इन्होंने शेफर्ड्स कैलेंडर में 12 एक्लॉग्स हैं, 12 के 12 एक्लॉग एक एक महीने को के बारे में है। तो शेफर्ड्स कैलेंडर इसी हिसाब से कहा है क्योंकि हर महीने के हिसाब से जो है वो शेफर्ड्स कैलेंडर है। इट्स अ पेस्टोरल, भाई पेस्टोरल वर्क है। एक्लॉग्स का मतलब ही होता है गांव की पृष्ठभूमि पर लिखी गई पोयम। स्पेंसर सैटायरिकल पोएम इज, स्पेंसर ने सैटायरिकल पोएम जो लिखी है विच इज अ शेयर सैटायर ऑन द कोर्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, दैट इज मदर हुबर्ड्स टेल। To whom has Spencer addressed his introductory letter in the Fairy Queen? Fairy Queen में स्पेंसर ने अपना जो इंट्रोडक्टरी लेटर है वो एड्रेस करा है सर वॉल्टर रेले को। सर वॉल्टर रेले को उन्होंने ये लेटर एड्रेस किया है। And now the next question is, a writer's characteristic mighty line is associated with. भाई mighty line बेन जॉनसन ने कहा था कि जो ब्लैंक वर्स है वो मार्लो के हाथ में एक बड़ी ताकतवर चीज़ हो गई है। तो माइटी लाइन जो है वो किसके लिए कहा जाता है? मार्लो के लिए। और ये माइटी लाइन कहा किसने, ये वर्ड किसने दिया है? दैट इज बाय बेन जॉनसन। शेक्सपियर हिस्ट्री प्लेज मे बी रेड एज अ कॉम्प्लीमेंट टू। शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं जिनमें हमें वॉर ऑफ रोजेस यानी कि 1455 से 1485 तक जो देखने को मिलते हैं वो कौन से राजवंश को समर्पित हैं? तो वो हैं द प्लेंटेजेनेट्स। वो समर्पित हैं द प्लेंटेजेनेट्स को समर्पित है। अभी क्वेश्चंस जो हैं आप देख लीजिए। अभी पहले इसी एज के 64 टू शेक्सपियर के लेके चल रही हूँ, कुछ दिन अभी इसको मैं ही लेके चलूँगी। Who found Shakespeare's work highly deplorable and thus referred to the bard as that drunken fool? शेक्सपियर के वर्क जो बहुत ही बेकार लगे, शेक्सपियर के वर्क्स भी बेकार लग सकते हैं, आई वंडर हाउ। तो शेक्सपियर के वर्क जिसे बेकार लगे, जिन्होंने कहा कि वॉज अ सैवेज ड्रंकन फूल, ये कहा है और किसी ने नहीं, वोल्टेयर ने। दैट वाज ये बहुत सुविचार जो हैं ये वोल्टेयर के सुविचार हैं। चौसर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश वर्स इज, चौसर ने इंग्लिश वर्स को क्या दिया है? डेकासिलेबिक लाइन यानी कि 10 सिलेबल लाइन, 10 सिलेबल्स यानी कि पेंटामीटर। आई होप ये सीरीज आपको हेल्प करे कि आई होप, क्या मुझे पता है ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी ही करेगी, क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरीके के लिए कि जिसमें मुझे तो नहीं पता कि उसमें जूनियर में किस तरीके का पेपर आएगा, मगर थ्रू माय एक्सपीरियंस एज आई हैव बीन टीचिंग फॉर द पास्ट 19 ईयर्स कि किस तरीके के क्वेश्चंस हिस्ट्री में से पूछे जा सकते हैं। और ये आपको भी पता है कि हिस्ट्री रटना बड़ा मुश्किल होता है, तो अगर आप इंटरेस्टिंग वे में नहीं पढ़ेंगे तो हिस्ट्री जो है वो सिर के ऊपर से गुजर जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज यूज्ड इन कोर्ट प्लीडिंग्स एंड इन ओपनिंग पार्लियामेंट इन 1362 में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कोर्ट प्लीडिंग्स में और ओपनिंग पार्लियामेंट में यूज होनी शुरू हो गई थी। द न्यू अटलांटिस इज अ फिलोसॉफिकल टेल बाय फ्रांसिस बेकन, जिनके स्टाइल को एफरिस्टिक स्टाइल कहा जाता है। फ्रांसिस बेकन, द मीनेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट द वाइजेस्ट द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, जिनके बारे में पोप के ये सुविचार थे। तो सर टॉमस मोरे के यूटोपिया पर आधारित है यूटोपिया, जिसका मतलब होता है अ प्लेस नोवेयर टू फाउंड, जो सर टॉमस मोरे ने लिखा था। और ये फ्रांसिस बेकन ने द न्यू अटलांटिस जो लिखा है उसमें बेकन के आइलैंड का क्या नाम है? दैट इज बेनसलेम। बेनसलेम है उस आइलैंड का नाम। हाउ डिड मार्लो मीट हिज अर्ली डेथ? मार्लो वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स जिन्होंने केवल ट्रेजेडीज ही लिखी, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्ले राइट्स, मतलब जो एवर बॉर्न इन इंग्लिश हिस्ट्री, मतलब उनकी जो मृत्यु है बड़ी रहस्यमय परिस्थितियों में, एक ब्रॉल के दौरान यानी कि छोटी मोटी एक संघर्ष लड़ाई के दौरान जो है उनकी मृत्यु हुई थी। तो ही डाइड इन अ टैवर्न ब्रॉल, कि उनकी मृत्यु हुई थी एक सराय में, ब्रॉल जो एक लड़ाई हो गई थी उसमें उनकी मृत्यु हो गई। शेक्सपियर वॉज नॉट ऑल एन एस्ट्रोनॉमी बफ।
All the same, one of his plays is loaded with astronomical references. ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा दिए गए? तो ये जो प्ले शेक्सपियर वैसे जो है ही डिड नॉट बिलीव इन एस्ट्रोनॉमी वेरी मच, बट वन ऑफ हिज प्लेज इज फुल विद द एग्जांपल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एंड दैट इज हैमलेट. ग्लोरियाना इन स्पेंसर्स द फेरी क्वीन इज आइडेंटिफाइड विद. ग्लोरियाना के रूप में ये एक एलिगरी है. ग्लोरियाना, और बहुत से लोगों ने तो ये भी माना था कि स्पेंसर ने इसमें शेयर जो है वो फ्लैटरी करी है क्वीन एलिजाबेथ की, और ग्लोरियाना जो फेरी क्वीन में दिखाई गई हैं वो एलिजाबेथ वन को दिखाया गया है, क्वीन को ही इसमें दिखाया गया है. तो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ लिटरेचर. अब थोड़े से क्वेश्चन मैंने ग्रामर के लिए हैं, वो भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ. Unless you stop to make noise at once, I'll have no option but to bring the matter to the attention of the police. भाई जब stop आता है तो stop के बाद जो हमारा word use होता है वो gerund use होता है. Stop के बाद अगर आप he stopped, अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ he stopped to drink, he stopped drinking. आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर ये इन्फिनेटिव यूज़ किया गया है और यहाँ पर ये जेरेंड यूज़ किया गया है. दोनों के मीनिंग में अंतर है. he stopped to drink, वो पीने के लिए रुका. He stopped drinking, उसने पीना छोड़ दिया. तो दोनों में अर्थ में बहुत ज़्यादा अंतर है. तो अगर कोई काम रोक दिया गया तो उसके लिए stopped के बाद gerund का यूज़ किया जाता है. अब आप यहाँ देखिए, unless you stop making noise, यानी कि रोकने के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर to नहीं होगा, यहाँ होगा making. Unless you stop making noise at once. तो gerund का मैंने आपको बताया कि क्यों प्रयोग किया जाएगा. तो पहला तो ये हो गया जी. It is rude for the young making fun of their elders. It is rude for the young to make. It is rude for the young to make. Purpose बता रहे हैं. It is rude for the young क्या? To make, making. It is rude for the young making fun to make. It is rude for the young to make fun of their elders. तो यहाँ पर it is rude to make है. भाई rude के बाद यहाँ पर infinitive का यूज़ किया जाता है. Now the next question is, the job is much worse than I expected. If I would have realized how awful it was going to be, I would not have accepted it. ये बताया जा रहा है, पास्ट का रिग्रेट बताया जा रहा है कि अगर मुझे पता होता कि जॉब इतनी ख़राब है तो मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती. तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जब कभी किसी चीज़ पे रिग्रेट बताया जाता है तो वुड हैव तो बाद वाले में आता है. जो इफ़ क्लॉज होता है उसमें आता है इफ़ आई हैड रियलाइज. हैड से पास्ट का जो है रिग्रेट पता चलता है, उससे आगे वाले उसमें उसका रिजल्ट बताया जाता है. Now the next question is, neither of the plans suits him and therefore he decided not to go out yesterday. अब आप इसमें ये देखिए कि यहाँ पर yesterday आ रहा है. yesterday आ रहा है तो सेंटेंस अपने आप ही पास्ट का है. तो neither of the plans suits him नहीं आएगा, ये पास्ट में ही हो जाएगा. neither of the plans suited him. While proceeding on leave, he had orally committed that he will resume after 2 days. जब पूरा सेंटेंस पास्ट में है, आप इसको भी ध्यान से देखिए कि लीव पर जाते समय उसने पहले ही कह दिया था कि वो 2 दिन बाद आ जाएगा. तो while proceeding on leave पहले ही कह दिया था, तो will वर्ब की यहाँ सेकंड फॉर्म जो आएगी, यहाँ आएगी he would resume, कि आगे जो है वो 2 दिन बाद वापस आ जाएगा. तो यहाँ आएगी वर्ब की सेकंड, मतलब will की पास्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, will की पास्ट फॉर्म आएगी, दैट इज would. It is unfortunate that many youngsters get addicted to gamble. सबसे पहले तो ये देखिए कि get addicted
ठीक है, गेट एडिक्टेड, एडिक्टेड के बाद लगता है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने बाद या तो नाउन लेता है या प्रोनाउन लेता है, या वो अपने बाद जो है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि जेरेंड लेता है। अब ये गैम्बल है वर्ब। बहुत से लोग इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये टू जो है वो इन्फिनेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, ऐसा नहीं है। गेट एडिक्टेड, एडिक्टेड जो वर्ब है वो अपने बाद लेता है क्या, दैट इज टू प्रेपोजिशन लेता है, और प्रेपोजिशन के बाद अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है तो आप उसमें लगाएंगे जेरेंड, इसीलिए यहाँ आएगा एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। तो इसमें सी पार्ट में यहाँ पर आएगा गैम्बलिंग। My friend did not see me for many years when I met him last week। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए, हमें यहाँ पर लिंक वर्ड दिख रहा है, हमें यहाँ पर एक की वर्ड दिख रहा है लास्ट वीक, इससे पता चल रहा है सेंटेंस पास्ट में है। अब सेंटेंस में when I met him बिल्कुल सही है। अब when I met him last week है तो भाई मेरे फ्रेंड ने मुझे बहुत समय से नहीं देखा था जब मैं उससे मिला, तो पहली बात यहाँ पर ये भी है, जब सिंस फॉर आता है तो परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगता है। तो माई फ्रेंड had not seen me, अब seen had not been seeing me ये नहीं आ सकता क्योंकि ये एक static verb है, तो had not seen me for many years। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। Until he has confessed his fault, he will kept in prison। इस सेंटेंस में दो कमियां हैं, मतलब एक गलती टाइपिंग मिस्टेक है, एक गलती वैसे है। अब जो टाइपिंग मिस्टेक है वो मैं ठीक कर देती हूँ, यहाँ पे ही विल भी केप्ट आएगा। Until he has confessed his fault, until he has नहीं आएगा, until he confesses, until he confesses his fault, जब तक वो अपनी गलती मान नहीं लेगा, he will be kept in prison, उसे एक प्रिजन में रखा जाएगा, जाएगा किसी के द्वारा, इसीलिए इसे पैसिव वॉइस में करा है। तो यहाँ पर ये भी गलती, ये टाइपिंग मिस्टेक है, वैसे मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मगर ए और बी दोनों में ही गलती है। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर। अब यहाँ सेंटेंस है, यहाँ पर ये देखिए ये फॉर आ रहा है यहाँ पर, तो जब भी आपको कभी यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सेंटेंस में ड्यूरेशन बताई जा रही है तो वहाँ पर दो ही टेंसेस यूज होते हैं, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर आएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर, ये फॉर उठा के या भी रख सकते थे, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग, इसे याद रखिएगा, ड्यूरेशन बताई जा रही है या पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, ये भी याद रखिएगा। स्टैटिक के साथ जो होता है वो परफेक्ट, स्टैटिक के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस, और डायनामिक के साथ नहीं, स्टैटिक के साथ परफेक्ट और डायनामिक के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जूनियर सीरीज देखिए, एंजॉय करिए, और अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आनी बाकी हैं।